गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू भानी क्लास। पॉलिटिकल साइंस में एक नया टॉपिक रीट सिलेबस में जुड़ा है, उसी से आज रूबरू होने वाले हैं हम लोग। क्योंकि नया टॉपिक हमेशा एक या दो क्वेश्चन लेकर के आता है। अभी तक का ये एग्ज़ाम पैटर्न बताता है हमें कि जब भी कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो निश्चित तौर पर वहाँ से एक या दो प्रश्न तो आने तय है। इस बार जो नया टॉपिक जुड़ा है हमारे सिलेबस के अंदर, उसको हम यहाँ समझेंगे शीर्षक से। शीर्षक है सामाजिक न्याय। देखिएगा, सामाजिक न्याय और एक अन्य टॉपिक और रहेगा बाल संरक्षण, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। वो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सामाजिक न्याय देखिएगा, सामाजिक न्याय पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ये जो टॉपिक है ये नया है। और सामाजिक न्याय जो है वो एक वृहद अवधारणा है, बहुत बड़ी अवधारणा है। क्योंकि सामाजिक न्याय किसे कहेंगे, इससे पहले हम न्याय क्या चीज़ है या न्याय का क्या अर्थ है इसे समझने का एक प्रयास। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला है, लेकिन एक अवधारणा समझना आवश्यक है कि क्या होता है न्याय। चलेगा, न्याय का तात्पर्य होता है कि सभी के लिए बराबरी, सभी के लिए समानता। अब जहां हम सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी को बराबरी के अवसर मिले, सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार हो। आर्थिक क्षेत्र में कहें तो अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव न हो, या अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस हम देखते हैं वो कम करने का प्रयास, वो है आपका आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, जैसे कि प्रति व्यक्ति मत देने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य समान होना, और प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्शन यानी चुनाव में हिस्सेदारी का समान अवसर। तो यहाँ न्याय की जो बात कर रहे हैं तो न्याय क्या है और सामाजिक न्याय क्या है, इस पूरे शीर्षक को यहाँ हम समझेंगे। देखिएगा, न्याय मूल रूप से तीन प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहाँ हमारा जो उद्देश्य है, सामाजिक न्याय किस संदर्भ में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था या संविधान के संदर्भ में सामाजिक न्याय क्या है। प्रश्न वहीं से निकल करके आएगा कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के लिए व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में, या किसी अनुच्छेद का नाम दे करके या क्रम संख्या दे करके, भाई अनुच्छेद उसमें सामाजिक न्याय के लिए क्या व्यवस्था है। इस तरह का क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो देखिएगा, पहले हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय है क्या, यानी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी। इसके पहले मैंने आपको आर्थिक का सीधा सीधा अर्थ होता है आर्थिक न्याय का अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव को कम करने का प्रयास, अमीर और गरीब। चलिएगा, राजनीतिक न्याय क्या है, तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य रहेगा सभी को मत देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, एक मत एक मूल्य, और साथ ही साथ में चुनाव लड़ने या चुनाव में भाग लेने का अधिकार, चुनाव में। ठीक है साहब, तो यहां पर इस तरीके से बात करते हैं हम कि राजनीतिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है सामाजिक न्याय, इसको हम डिटेल में देखेंगे। संविधान में कौन कौन से प्रावधान इससे संबंधित है, कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। चलेगा, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो न्याय की अवधारणा है प्राचीन समय में इसका क्या अर्थ था, तो प्राचीन समय में न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय क्या था, तो नैतिकता पर आधारित था। नैतिकता यानी कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना, वही सामाजिक न्याय है। और पाश्चात्य संस्कृति के अंदर देखें हम तो वहाँ सामाजिक न्याय से ज़्यादा महत्व दिया जाता था आर्थिक न्याय को, यानी उदारवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्था है वहाँ पर आर्थिक न्याय की बात की जाती थी। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय संविधान में वो कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है जहाँ सामाजिक न्याय की बात की गई है या सामाजिक न्याय से संबंधित विवरण दिया गया है। देखिएगा, तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि सामाजिक न्याय
के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो वहां हमें आसान रहेगा कि हमारे संविधान में वो व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में आती है। पहली चीज, सामाजिक न्याय का तात्पर्य कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो, तो वो सामाजिक न्याय है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता प्रदान की जाए, चाहे वो प्रवेश के संदर्भ में हो या सरकारी लोक नियोजन के संदर्भ में हो, किसी भी संदर्भ में हो, तो अवसरों की समानता दी जाए बिना किसी भेदभाव के, अवसरों की समानता। और अगर बात करें हम सामाजिक न्याय क्या है, तो व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, तो व्यक्ति की गरिमा वह प्रतिष्ठा, तो व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने से संबंधित जो भी प्रावधान रहे, व्यवस्था रहे, वो भी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आएंगे। उसके अलावा बात करें कि व्यक्ति को शोषण से मुक्ति दिलाए, शोषण से मुक्ति दिलाए, तो वो भी सामाजिक न्याय के संबंध में ही अनुच्छेद माना जाता है। देखिएगा, तो यहां इन चीजों से क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई संविधान के कौन से अनुच्छेद में या कौन से भाग में ये व्यवस्था है, तो सीधा सा क्लिक कर जाएंगे। लेकिन सभी के लिए समानता की बात की है, अवसरों की, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष दशाओं में कुछ लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, तो वो भी सामाजिक न्याय में ही शामिल होगा। ऐसे लोग जो काफी लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान, तो वो भी न्याय, सामाजिक न्याय के अंदर ही शामिल किया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा संविधान के पहले यानी महत्वपूर्ण भाग मान लिया गया, अब तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई सारे वादों के बाद में, और वो है साहब संवैधानिक प्रावधानों के अंदर कहां कहां संवैधानिक प्रावधान है या कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, यानी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय। देखिए, मूल रूप से अगर ये प्रश्न आ जाता है कि संविधान के किस भाग या कहां पर न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सीधे यही शब्द उठ करके आते हैं दो जगह पर, एक तो संविधान की प्रस्तावना में और दूसरा आता है नीति निदेशक तत्वों के अंदर। मैं बताऊंगा क्रम से कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिएगा, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, तो प्रस्तावना के यहाँ, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, न्याय का आदर्श। क्योंकि अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो वहां मैंने प्रस्तावना बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बताई थी मैंने प्रस्तावना क्या है। तो न्याय का आदर्श, न्याय कौन कौन से, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय। तो न्याय का आदर्श कह दीजिए, न्याय की अवधारणा कहां है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। फिर देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। देखिएगा, प्रस्तावना में मैंने बताया था ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिए गए हैं। तो यहां पर भी देखिएगा, सीधे सीधे सामाजिक न्याय की बात हो रही है न्याय के आदर्श में। और फिर बात करें हम स्वतंत्रता की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है, यानी उसके साथ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उसके अधिकारों से उसको वंचित किया जा रहा है, यानी कि सामाजिक न्याय की कमी यहां स्पष्ट रूप से देखी जाएगी। समानता पहले क्लियर कर चुके हैं, सामाजिक न्याय तब माना जाएगा जब सभी के लिए समानता हो। और बंधुता, यानी सामाजिक न्याय वह व्यवस्था है जब भेदभाव ही नहीं होगा, तो सभी के बीच में बंधुता का भाव निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो सामाजिक न्याय वह व्यवस्था है जो लोगों को परस्पर एक दूसरे के नजदीक लाती है। देखिए, बहुत व्यापक अर्थ होता है सामाजिक न्याय का। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन अगर डिटेल में समझना चाहें तो सामाजिक न्याय वह व्यवस्था है जो विभिन्न प्रावधानों के माध्यमों से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के निकट लाता है, परस्पर उनके मध्य घनिष्ठता का संबंध बनता है, भेदभाव नहीं होगा, अवसरों की समानता होगी, तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव पैदा नहीं होगा। देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये भी सामाजिक न्याय को परिलक्षित करती है। फिर देखिएगा, प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रस्तावना के शब्दों पे ही चल रहे अपन, प्रतिष्ठा व अवसरों की समता,
अवसरों की समता या समानता। यहां पर भी सामाजिक न्याय की बात हो रही है। उसके बाद में देखिएगा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का आत्मसम्मान उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, संविधान की प्रस्तावना ये कहती है। तो वहां भी हम सामाजिक न्याय की ही, किसी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाता है, जाति, धर्म, भाषा या मूल स्थान के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो वहां उसकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो सामाजिक न्याय से संबंध हो गया। इस तरह से शब्दों से जोड़ करके चलेंगे, देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये वादा पहले ही आपको कर चुका हूं। तो देखिएगा यहां बात हो जाती है प्रस्तावना की। प्रस्तावना में कहां कहां सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया गया है या सामाजिक न्याय से संबंधित क्या क्या बातें प्रस्तावना में शामिल है। अब बात करूंगा संवैधानिक प्रावधानों में अगला पॉइंट मूल अधिकार। देखिएगा मूल अधिकारों का एक वीडियो आ चुका है, अनुच्छेद कौन कौन से, किसका संबंध किससे, पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो सबसे बात पहले अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार में है ना, 14 से लगा करके 18 तक, यानी 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, दो बातें निकल करके आती है, कानून के समक्ष समानता। बात की थी ना हमने, सामाजिक न्याय मतलब सभी के लिए समानता, कानून के समक्ष समानता। और दूसरी व्यवस्था यहां और निकल करके आती है, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। तो देखिएगा पहली चीज तो यहां पर ये क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से देशों की व्यवस्था हमने एडॉप्ट की है। तो कानून मैंने बताया उस वीडियो के अंदर भी, एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। कानून के समान संरक्षण यानी कि कानून के समक्ष समानता, सॉरी, ब्रिटेन से ली गई व्यवस्था, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका से ली गई व्यवस्था। ये दोनों बातें मैंने पहले भी क्लियर की थी, दोबारा क्लियर कर देता हूं। अगर कानून के समक्ष समानता की बात है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको भारत के अंदर राज्यपाल, राष्ट्रपति, तब भी इस चीज को हम जरूर चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन इन शॉर्ट यहीं पर लिख देते हैं। यहां पर एक अपवाद है भारत के अंदर, और वो है अनुच्छेद 361, 361, क्योंकि यहां देश के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल, उनके संदर्भ में यहां विशेष प्रावधान होते हैं कानून के समक्ष समानता। जब उनको पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे हम। तो देखिएगा कानून के समक्ष समानता, सामाजिक न्याय, कानून का समान संरक्षण, बिल्कुल कानून का समान संरक्षण दिया जा रहा है। एक और व्यवस्था मैं बताऊंगा जिसको बाद में जोड़ा गया है, संशोधन के द्वारा आगे चल रहा है, कि ऐसे व्यक्ति जिनको कानून प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, विशेष उन व्यक्तियों की आवश्यकता है, ऐसे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए निशुल्क कानून या विधि व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। चलिएगा, तो अनुच्छेद 14 के बाद में हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जिसका संबंध भी समानता के अधिकार से, जहां हमने पहले देख लिया था कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, मूल स्थान वगैरह वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं। लेकिन यहां हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। पहले भाग में कहा गया है भेदभाव नहीं, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे यहां वही बात आ रही है कि व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। सामाजिक न्याय की स्थापना 15(2) के अंदर क्या व्यवस्था है, 15(2) के अंदर व्यवस्था है सार्वजनिक स्थानों यथा कौन कौन से, सार्वजनिक जलाशय हो सकते हैं और भी ऐसे काफी सारे स्थान हो सकते हैं, वहां स्थानों पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता, वर्जित नहीं। 15(2) के अंदर यह व्यवस्था हो गई। अब बात करेंगे 15(3), यानी सरकार स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। स्त्रियों और बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। और मैंने पहले ही बताया जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हैं या अपेक्षित हैं, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना भी सामाजिक न्याय में ही शामिल माना जाएगा। चलिएगा, इसके बाद में बात करेंगे 15 में ही 4, 5 और 6। यहां देखिएगा क्या व्यवस्था है कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 15
4 बात करता है SC ST के लिए, 5 बात करता है OBC के लिए और 6 बात करता है EWS के लिए। ठीक है ना साहब। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण बता दिया मैंने, 15/4, 15/5 और 15/6, क्योंकि अवसरों की समानता की बात हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि जब विशेष आवश्यकता वाले लोग होंगे तो उनको मुख्य धारा में लाना है तो आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। ये आरक्षण किसमें है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रवेश के संदर्भ में, प्रवेश के लिए। ठीक है साहब, तो ये भी हमारा सामाजिक न्याय। इसके बाद में आगे बात करूंगा अनुच्छेद 16 की, मूल अधिकारों में ही चल रहे हैं हम। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में समता या लोक नियोजन में अवसरों की समता, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। देखिएगा अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसरों की समता, यानी कि सीधे सीधे ये बता रहा है अवसरों की समता। कहां पर? सीधे शब्दों में समझो तो नौकरियों में, नौकरियों में अवसरों की समानता। लेकिन यहां पर भी व्यवस्था वही है, आरक्षण। आरक्षण ऐसे लोग जिनको जरूरत है, देखिएगा क्या क्या है उसके अंदर, 16/4, 5 और 6, वही बात। SC ST नौकरियों में, OBC 5 में और EWS 6 के अंदर 16/4, 5, 6 आरक्षण को और अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता नौकरियों में। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 17। मूल अधिकारों में 2-3 और बचते हैं, आप सभी चीजों को देखेंगे। अनुच्छेद 17 आप सभी लोग जानते हैं, काफी बार प्रश्न भी आता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जिसको हम छुआछूत कह सकते हैं, सरकार ने इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था है, तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सेना, शिक्षा और सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों के अलावा किसी प्रकार की उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ उपाधियों का तात्पर्य है पुराने राजशाही को कहीं ना कहीं शो करने के लिए उपाधियों का प्रयोग। तो उस उपाधि के प्रयोग से क्या होगा कि भाई महाराजा, वो महाराजा हो गए तो बाकी सब क्या हो गए। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो समता कहां हुई? तो उन उपाधियों का अंत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के द्वारा किया गया कि व्यक्ति किसी प्रकार की कोई उपाधि का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इवन विदेशी कोई उपाधि भी मिलती है तो राष्ट्रपति की इजाजत के बिना देश का नागरिक विदेश से भी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधियां वही रहेंगी जो आपने शिक्षा से अर्जित की है या सेना के क्षेत्र में आपको प्रदान की गई है। चलिएगा अगला अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 18 हो गया, 23 में बिल्कुल आपको पता है बलात्श्रम। बलात्श्रम यानी किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसी में आएगा मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार, व्यापार मतलब खरीद फरोख्त, किसकी? मनुष्यों की खरीद फरोख्त। उसके बाद में इसी में आता है आपका वेश्यावृत्ति। ठीक है ना साहब। ऐसे काफी सारे प्रावधान हैं जो सामाजिक न्याय के संदर्भ में बलात्श्रम, यानी कि सरकार जब चाहे और सरकार द्वारा जरूरत पड़ने पर बिना किसी भेदभाव को सभी के लिए अगर ये आह्वान किया जाए कि देश सेवा के लिए आपको ये कार्य करना है, तो वो आपके इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर वहां भेदभाव के साथ में अगर ये व्यवस्था की जाती है तो वो निश्चित तौर पर अनुच्छेद 23 का हनन माना जाएगा। और इसके बाद में वही अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम निषेध करती है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जहां व्यक्ति को शोषण से मुक्ति मिलती है वो भी सामाजिक न्याय है। तो यहां बड़ों के लिए, यहां बच्चों के लिए। चलिएगा इसके बाद में अंतिम जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था को दर्शाता है वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, है ना, धर्म और मूल वंश या अन्य किसी आधार पर शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते, ये आपका
मूल अधिकार अनुच्छेद 29, जिसमें धर्म या मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। तो यहां मैंने बात की है कुछ उन अनुच्छेदों की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और जिनमें सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। चलिएगा आगे बात करूंगा मैं नीति निदेशक तत्वों की, और नीति निदेशक तत्व जहां पर हम देखेंगे कौन कौन से वो अनुच्छेद है या प्रावधान है। चलिएगा, नीति निर्देशक तत्व देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार को निर्देशित किया जाता है, यानी आपको ये कार्य करना है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर डिपेंड करता है कि वो इनको पूरा करे या ना करे। मूल अधिकार वाद का विषय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व है वो वाद का विषय नहीं है। चलिएगा, जिसकी व्यवस्था कहां पर है? भाग 4 के अंदर। नीति निर्देशक तत्व कहां है? भाग 4 के अंदर। चलिएगा, जिसके अंदर सबसे पहले बात करूंगा अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्व में क्या कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना और उसका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है। यानी कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तीनों प्रकार के न्याय की स्थापना व उसका संरक्षण करना राज्य की क्या है? जिम्मेदारी है। नीति निर्देशक तत्व तो निर्देशित ही करता है राज्य को। चलेगा, इसी के अंदर दूसरी बात करेंगे अपन, आय के असमान वितरण को कम करने का प्रयास करे। कौन प्रयास करेगा? सरकार प्रयास करेगी। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38 कहता है। अब बात करूंगा अनुच्छेद 39 की, 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि महिला और पुरुष के संदर्भ में स्त्री या पुरुष दोनों को आजीविका में या आजीविका के समान अवसर, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध हो। और समान अवसर है तो निश्चित तौर पर समान वेतन की बात भी होगी। समान अवसर प्लस समान वेतन, किसकी बात हो रही है? स्त्री और पुरुषों की बात हो रही है। क्योंकि देखिए, सामाजिक न्याय का तात्पर्य जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर नहीं है, लिंग के आधार पर भी सामाजिक न्याय की स्थापना करना एक उद्देश्य रखा गया है। चलिएगा, फिर देखिएगा, स्त्री और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य व शक्ति का सदुपयोग हो, यानी दुरुपयोग को रोकना, ये भी निर्देशित किया है अनुच्छेद 39 के अंदर। सरकार को निर्देशित किया गया है कि स्त्री और पुरुष, उनका जो स्वास्थ्य है और उसका शक्ति है उसका दुरुपयोग न हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बताई गई है। अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही 39 क, देखिएगा 39 क, और जब उपभाग जुड़ता है तो हमें पता है कि वो उपभाग किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। वही लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहां क्या बात की गई है? समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता। मैंने बताया था ना आपको कि मैं अगला बिंदु जब आएगा तब बताऊंगा। समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता, वो भी निःशुल्क, सभी के लिए नहीं, मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था ये कहा जाता है कि कानून में देरी का मतलब भी यही है कि कानून न मिलना, ठीक है ना। कानून अगर न्याय समय पर उपलब्ध न करवाए तो वो भी कहीं ना कहीं अन्याय ही है। चलिएगा, तो अनुच्छेद 39 का 42वां संविधान संशोधन 1976 समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। अब बात करूंगा अनुच्छेद 41 की, जो कि देखिएगा यहां क्या है, सभी के लिए समानता, लेकिन कुछ विशेष दशाओं में, विशेष दशाएं
वो कहती हैं जैसे कि देखो विशेष दशाओं में कुछ विशेष व्यवस्था हो, किन लोगों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए, जैसे कि आपने अभी बहुत ज्यादा चलन में आपने देखा भी होगा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन सबको नहीं मिलती है। ऐसी महिला जो विधवा है या ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में है 60 प्लस के हैं, और कुछ विशेष लोगों को क्या मिलता है, बेरोजगारी भत्ता। तो कुछ विशेष दशाओं में कुछ विशेष व्यवस्थाएं करना नीति निदेशक अनुच्छेद 41 ये सरकार को निर्देशित करता है, व्यवस्था प्रदान करवाता है। अब बात करूंगा कुछ विशेष वर्गों से संबंधित अनुच्छेद 46, देखिएगा अनुच्छेद 46 ये क्या कहता है कि SC ST व दुर्बल वर्ग, SC ST व दुर्बल वर्ग के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाए। दुर्बल वर्ग के शिक्षा यानी कि शिक्षा से संबंधित व अर्थ यानी आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड, अर्थ से संबंधित या अर्थ से संबंधित हितों की अभिवृद्धि की जाए। अभिवृद्धि की जाए किसके द्वारा, सरकार द्वारा। SC ST और अन्य जो भी योग्य जन हैं, जो लोग इसके दायरे में आते हैं, उन लोगों की शिक्षा और अर्थ संबंधी जो उनके हित हैं उनके लिए विशेष कुछ व्यवस्था की जाए अभिवृद्धि के लिए। चलिएगा, ये मैंने बात की आपको नीति निदेशक तत्वों में संवैधानिक कौन कौन से प्रावधान हैं। अब बात करूंगा अन्य प्रावधानों की। देखिएगा, आरक्षण की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को ही परिलक्षित करती है, जैसा कि हमने 15(4)(5)(6) को देखा, 16(4)(5)(6) को देखा। अब देखिएगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं SC ST और ऐसे लोगों के लिए सीटों के रिजर्वेशन को लेकर के, तो वो भी हमारे अनुच्छेद जो है वो किस में आएंगे, सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। देखिएगा, अन्य संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेदों में देखेंगे अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है, बिल्कुल लोकसभा से संबंधित है। मैं यहां शॉर्ट में लिखता हूं LS, लोकसभा। तो लोकसभा में क्या है, SC और ST के लिए, ये SC हो गया साहब, ये हो गया ST, इनके लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। SC के लिए कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 84 सीटें, और ST के लिए कितनी सीटें, 47 सीटें। ठीक है ना साहब। SC और ST के लिए लोकसभा में LS यानी लोकसभा में आरक्षण SC और ST के लिए कितना, 84 और 47 सीटों के लिए। अब देखिएगा, राजस्थान में कितना है लोकसभा के लिए आरक्षण ST और SC के लिए। तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर SC की कितनी सीटें रहेंगी लोकसभा में जाने वाले टोटल सदस्यों में से, 4, और ST के लिए कितनी रहेगी, तो 3 सीटें। समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों चीजें हैं वो राजस्थान से है, यानी राजस्थान से लोकसभा के अंदर कितने सदस्य जाते हैं, 25 सदस्य। तो 25 में से 4 सदस्य SC के जाएंगे और 3 सदस्य जाएंगे ST के। ये SC है, ये ST है। ठीक है ना साहब। राजस्थान से लोकसभा में जाने वाले 25 सदस्यों में से 4 सदस्य SC से जाएंगे और 3 सदस्य ST से जाएंगे। इसी प्रकार का एक और व्यवस्था अनुच्छेद 332 जिसका संबंध विधानसभा से। तो साहब, विधानसभा में कितनी सीटें ST और SC के लिए रिजर्व है, तो यहां पर मूल रूप से देखेंगे हम जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि विधानसभा के अंदर पर्टिकुलर राज्य डिसाइड करेगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण SC और ST को सीटों के अनुपात में दिया जाए। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में तो कह ही सकते हैं कि राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। कितनी है, 200 सीटें। तो अनुच्छेद 332 हमारे लिए क्या कहता है कि SC के लिए कितनी सीटें होंगी और ST के लिए कितनी। SC और ST, राजस्थान के विधानसभा सदस्यों में 34 सीटें SC के लिए 34 और 25 सीटें ST के लिए, यानी कि टोटल 200 में से ये जो सीटें हैं, यानी कितनी सीटें हो गई, 59 सीटें जो है वो SC और ST के लिए आरक्षित है राजस्थान की विधानसभा में। चलेगा, तो यहां मैंने आपको बताया संविधान में दिए गए मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं जिनका संबंध सामाजिक न्याय से है। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ आयोगों की जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो ऐसे कुछ आयोग होते हैं जिसमें SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है। लेकिन थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि को भी समझे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार निकल करके आता है OBC से रिलेटेड। प्रथम आयोग कौन सा था,
प्रथम आयोग कौन सा था, द्वितीय आयोग कौन सा था, कौन से आयोग की सिफारिश को माना गया, ओबीसी को पहली बार आरक्षण कब दिया गया, ओबीसी के संबंध में कितना आरक्षण शुरुआत में डिसाइड किया गया, कब रद्द किया, काफी सारी चीजें। तो अभी हम देखेंगे विभिन्न आयोगों को। देखिए, तो कुछ आयोगों की हम यहां बात करेंगे जिनका संबंध सामाजिक न्याय से है। वे कौन कौन से आयोग रहेंगे, उनके पास्ट में क्या स्टोरी रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और वर्तमान में कौन से स्वरूप में वो आयोग हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा मैं अनुच्छेद 338 की। अनुच्छेद 338, देखिएगा यहां से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। सबसे पहले कहें वर्तमान में अनुच्छेद 338 क्या है, तो वर्तमान में है ये एससी आयोग, एससी आयोग। लेकिन अगर मूल संविधान में बात करें तो यहां किसी आयोग की कोई व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में अनुच्छेद 338 क्या था, मूल संविधान में 338 अनुच्छेद यह व्यवस्था देता था कि राष्ट्रपति एक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। आयुक्त यानी एक सदस्यीय व्यक्ति है, एक आयुक्त है, एक आयुक्त की नियुक्ति करेगा जो कि एससी और एसटी के संदर्भ में, एसटी एससी के संदर्भ में संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका सुचारू रूप से देश में पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सीधे शब्दों में कह दें कि एससी और एसटी के संबंध में जो भी प्रावधान है उनको फॉलो करवाना इस आयुक्त की जिम्मेदारी। आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये व्यवस्था कहां थी, मूल संविधान में। देखिएगा, तो मैंने आपको बताया कि मूल संविधान कहता है कि एक आयुक्त, वर्तमान में क्या है, तो ये एक एससी आयोग है। तो एससी आयोग और मूल संविधान में एक आयुक्त, इस व्यवस्था से इस व्यवस्था तक आने में कितने संशोधन किए गए, कितने सारे घटनाक्रम सामने आते हैं, उन सभी को हम विस्तार से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि 338 अनुच्छेद एक आयुक्त की नियुक्ति की बात करता है। फिर इसी व्यवस्था को देखते हुए, जरूरत को महसूस करते हुए 1978 के अंदर एक गैर संवैधानिक आयोग गठित किया जाता है। न तो उसे संविधान ने स्वीकृति दे रखी है और न ही संसद ने अधिनियम या कानून पारित करके उस आयोग को गठित किया है। मतलब कुछ सदस्यों ने मिलकर के एक गैर संवैधानिक आयोग बनाया जिसमें सदस्य संख्या थी 5 सदस्यों का एक आयोग जो संविधान में शामिल नहीं है। यानी इसको हम कैसा आयोग कहेंगे, गैर संवैधानिक, क्योंकि न तो इसे वैधानिक आयोग कह सकते हैं और न ही इसे संवैधानिक। देखिए, वैधानिक क्या है, संवैधानिक क्या है, इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो आयोग या जो व्यवस्था संविधान में दी गई है, मूल संविधान में, उसको कहेंगे हम संवैधानिक, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो कानून हो, संवैधानिक। लेकिन अगर संसद कोई अधिनियम पारित करके किसी आयोग का गठन करती है तो वो आयोग कहलाता है वैधानिक आयोग, यानी कि एक विधान बना करके उस आयोग का गठन किया गया है। और उसके पश्चात अगर बात करें अपन संविधानेतर आयोग, यानी न तो संविधान में उल्लेखित है, न संसद ने कानून बनाया है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अगर किसी जरूरत को महसूस करता है और किसी आयोग का गठन कर देता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे देश में किसी आयोग के प्रति है? बिल्कुल है। वर्तमान का नीति आयोग और शुरुआत का योजना आयोग, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने मिलकर बनाया आयोग, यानी संविधानेतर आयोग कहलाता है। संविधान के बाहर उस आयोग का गठन किया गया है। चलिए, तो गैर संवैधानिक आयोग का गठन हो गया, 5 सदस्य। फिर एससी और एसटी के जो बड़े नेता थे जिन्होंने संसद में अपना प्रतिनिधित्व ले रखा था, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि नहीं साहब, एक संवैधानिक आयोग होना चाहिए, ये गैर संवैधानिक है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी संविधान में इसको स्थान मिले। तो काफी सारी ऐसे प्रदर्शन हुए हैं, संसद के अंदर भी काफी बार इस तरीके की चर्चाएं उठी हैं। तो अंततोगत्वा 65वां संविधान संशोधन 1990 के अंदर जो संविधान के बाहर बना हुआ आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग, उसे एक संवैधानिक आयोग का दर्जा मिल जाता है अनुच्छेद 338 के अंदर। तो अनुच्छेद 338 में अब जो आयोग बना है एससी और एसटी का सामूहिक आयोग है। दोनों के लिए पृथक पृथक आयोग नहीं है, एक संयुक्त
ठीक है साहब, ये संयुक्त आयोग बन गया। अब संयुक्त आयोग बन गया, इसमें सदस्य संख्या वही 5, लेकिन इसको अपन इस तरह से लिखेंगे 1+1+3 इंक्लूडेड एक महिला। देखिएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा कि ये जो सदस्य संख्या है, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा और 3 सदस्य रहेंगे, जिसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इस आयोग के संदर्भ में देखिएगा फिर क्या व्यवस्था बनकर के आती, फिर वही बात, एससी और एसटी के नेताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आयोग की मांग की कि साहब एससी और एसटी, क्योंकि देखिएगा आबादी के अनुपात में एससी के लोगों की संख्या अधिक है और एसटी के लोगों की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए नेताओं ने संसद में एक बार फिर मांग की कि साहब हमको पृथक पृथक आयोग दिया जाए। तो फिर से एक संशोधन होता है, 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 के अंदर। और एक प्रसिद्ध संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसका संबंध शिक्षा से है। देखिएगा 3 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है और उनके बारे में मैं पहले के वीडियो में और इस वीडियो में भी लास्ट में एक बार फिर से चर्चा करूंगा। देखिएगा तो यहां पर क्या व्यवस्था निकल करके आती है, नई व्यवस्था निकल करके आ रही है कि जो 338 पहले से बना हुआ संयुक्त आयोग है उसको तो दे दिया साहब एससी को। 338 किसको मिल गया? एससी को। और 338 का कह दो, ए कह दो, ये मिल गया साहब एसटी को। समझ में आ गया ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये व्यवस्था देखिएगा, ये व्यवस्था लागू कब से होती है? ये तो है संशोधन, लागू हुई है साहब आपकी 19 फरवरी 2004 से लागू। अब देखिएगा यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या निकल करके आते हैं। 338 मूल संविधान में क्या व्यवस्था करता है? एक आयुक्त की एसटी और एससी के लिए कॉमन, राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है। फिर 1978 में गैर संवैधानिक आयोग एससी और एसटी के लिए कॉमन। उसके बाद में मांग उठी कि नहीं साहब हमको संयुक्त नहीं, सॉरी 338 के अंदर 65वां संविधान संशोधन, एक संयुक्त आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, 338 में एससी और एसटी कॉमन ले लिया आयोग। उसके बाद में मांग उठी पृथक पृथक की, तो 89वां संविधान संशोधन 2003, जिसके अंदर 338 के अंदर तो एससी और 338 के अंदर एसटी को एक पृथक पृथक आयोग मिल गया। व्यवस्था लागू होती है 19 फरवरी 2004 से। तो वर्तमान के अंदर 2 आयोग हो गए, 338 में एससी और 338 के अंदर एसटी। कब से लागू है? 19/2। लेकिन पूछा जाता है कि एससी आयोग कब अस्तित्व में आया, तो डेट वो आएगी, कौन सी वाली डेट आएगी? 19/2 नहीं आएगी, 12 मार्च 1992, क्योंकि तब कॉमन था, लेकिन वही तो बाद में एससी को मिला है। पृथक तो एसटी हुआ है ना 2004 के अंदर। चलिएगा आगे बात करते हैं। इन दोनों आयोगों के संदर्भ में कॉमन चीज है वो वैसे ही बता दूं आपको कि ये जो दोनों आयोग बनते हैं, सदस्य संख्या दोनों में सेम, एसटी में भी वही है 1+1+3 महिला सदस्य अनिवार्य। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी, एससी आयोग और एसटी आयोग को सारे अधिकार प्राप्त है दीवानी न्यायालय की भांति। कौन सा कथन सत्य है गलत है पूछा जा सकता है। एससी, एसटी और ओबीसी आयोग को कौन से न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं? तो दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त। इनके अध्यक्ष या सदस्यों का निर्वाचन या नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का कार्यकाल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य का 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति के प्रति रिपोर्टिंग करते हैं। एसटी से रिलेटेड और एससी से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है उसको देश में लागू करवाना, संसद का उस और ध्यान आकर्षित करवाना एससी और एसटी आयोग का प्रमुख कार्य रहता है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि पूरे साल में क्या क्या कार्य, और किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एससी आयोग एससी के लिए सोचेगा और एसटी आयोग एसटी के लिए सोचेगा। रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति उसके अनुसार संसद में जो भी कार्रवाई रहेगी उसके ऊपर आगे के लिए प्रेषित करेगा। चलेगा, तो मेरे हिसाब से आपको एसटी और एससी आयोग समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 338 का एसटी और एससी आयोग पृथक पृथक कब हुए, संयुक्त रूप से कब थे, आयुक्त की व्यवस्था कब थी, सदस्य संख्या क्या है, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना है, सारी कुछ चीजें मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अब बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आयोग की, जिससे कई बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकल करके आए हैं, बिल्कुल आए हैं और आ सकते हैं रीट के अंदर, क्योंकि रीट में ये नया टॉपिक जुड़ा है और नए टॉपिक को हमेशा फोकस किया जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करूंगा मैं ओबीसी आयोग की। ओबीसी आयोग देखिएगा,
यहां पर व्यवस्था वर्तमान में 338 ख, 38 मिल गया एससी को, 38 क मिल गया एसटी को, 338 ख मिल गया ओबीसी को। लेकिन ओबीसी को भी सीधा नहीं मिला, उसके लिए भी बहुत उठापटक हुई है। वो उठापटक ही प्रश्न के रूप में हमें फंसाएगी। देखते हैं क्या इसमें स्थिति रहेगी। सबसे पहली चीज के साथ इस आयोग किससे संबंधित है? ये आयोग तो शुरुआत के अंदर जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना साहब। तो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़े किस में है? पिछड़ने का जो मापदंड था वो था सामाजिक। मापदंड क्या रहेगा? सामाजिक व शैक्षणिक। देखिएगा, समझिएगा, बात को पकड़िएगा। यहां आर्थिक आधार नहीं दे रखा है। ये शुरुआती दौर में सिर्फ 2 ही आधार लिए थे, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की बात हो रही है। अब एक अनुच्छेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 340। ये मूल संविधान में है। कहां है? मूल संविधान में। और इस मूल संविधान के इस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति जैसे वहां था ना, वैसे ही राष्ट्रपति को जब भी आवश्यकता लगती है तो वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लिए एक अन्वेषण आयोग का गठन कर सकता है। नॉट लाइक एससी और एसटी आयोग, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वो संवैधानिक आयोग का गठन करवा सकता है? वो तो संसद करवाएगी, ठीक है ना साहब। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लिए अन्वेषण आयोग बना सकता है, आयोग का गठन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और ऐसा ही राष्ट्रपति ने किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है। यानी कि अभी तक कितने अन्वेषण आयोग राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा चुके हैं ओबीसी के संदर्भ में? तो 2 आयोग। बहुत बार प्रश्न निकल करके आता है। पहला आयोग काका कालेकर आयोग, द्वितीय आयोग मंडल आयोग, ठीक है ना साहब। तो 2 आयोग कौन से हैं? काका कालेकर, दूसरा मंडल। देखिएगा, इसकी कहानी भी पूरी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे यहीं पर। देखिएगा, सबसे पहले बात करूंगा काका कालेकर आयोग की। काका कालेकर आयोग कौन से राष्ट्रपति द्वारा अन्वेषण आयोग के रूप में? देखो, ये एसटी एससी आयोग के जैसा आयोग नहीं है, ये अन्वेषण आयोग है। इसको संवैधानिक दर्जा नहीं, राष्ट्रपति ने सिर्फ किस लिए बनाया है? सर, अन्वेषण करो। एसटी एससी आयोग से एक पृथक अन्वेषण आयोग, जिसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में अन्वेषण करो और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपो। चलिएगा, तो इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे काका कालेकर आयोग। पहला आयोग काका कालेकर। और काका कालेकर आयोग में सदस्य संख्या कितनी है? 1 + 10, यानी 1 तो काका हो गए और बाकी हो गए 10 सदस्य हो गए। काका कालेकर आयोग। अब राष्ट्रपति कौन था उस समय? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथ में लिख देते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर आयोग को एक अन्वेषण आयोग के रूप में गठित किया और कहा कि आप रिपोर्ट हमें सौंपिएगा। रिपोर्ट सौंपी जाती है 3 मार्च 1955 में। रिपोर्ट सौंपी, अपनी अन्वेषण रिपोर्ट सौंपी। किसको सौंपी? राष्ट्रपति को सौंपी। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या था वो इंपॉर्टेंट है कि साहब टोटल 2399 पिछड़ी जातियां हैं भारत के अंदर, और उन पिछड़ी जातियों में भी 837 ऐसी जातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी है। तारांकित किया उनको, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं। यहां से भी प्रश्न निकल करके आ सकता है, काका कालेकर ने कितनी जातियों को अत्यंत पिछड़ा माना है और कितनी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा गया है। यहां इसने जो सिफारिश दी, पहली चीज क्या कहा कि चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो पिछड़ा वर्ग में ली जाए, प्रत्येक महिला को पिछड़ा वर्ग में लिया जाए। उसके अलावा हमारी आबादी बहुत है, इसलिए 70% आरक्षण मिले। कहां पर मिले? पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को व्यावसायिक और प्रशिक्षण, जहां पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और
तकनीकी शिक्षा दी जाती है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, शैक्षणिक संस्थान के अंदर 70% आरक्षण प्रवेश में दिया जाए इस अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों को। ठीक है साहब। उसके बाद में क्या कहा कि नौकरियों में किस प्रकार आरक्षण दें, तो नौकरियों में देखिएगा साहब, फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां होती हैं जितनी भी, कौन सी नौकरियां, फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां, उनमें हमें आरक्षण चाहिए 25%। सेकेंड ग्रेड की जितनी भी नौकरियां उनमें आरक्षण चाहिए 33.50%। और थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो भी जॉब्स होती हैं, सी और डी भी कह सकते हैं, वहां चाहिए हमको 40% आरक्षण। तो नौकरियों में आरक्षण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 प्रकार के आरक्षण की मांग की। और अंततोगत्वा क्या होता है, इस पूरी व्यवस्था को काका कालेकर को नेहरू सरकार अस्वीकार कर देती है। ये अन्वेषण जो सुझाव दिए हैं काका कालेकर ने, उसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर देती है नेहरू सरकार। चलिएगा अगले आयोग की बात करूंगा। अन्वेषण आयोग की अभी तक गठित नहीं हुआ है संवैधानिक आयोग, अभी सिर्फ अन्वेषण आयोग की ही बात चल रही है। दूसरा अन्वेषण आयोग किसने बनाया, कब बनाया, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा अगला जो आयोग है जिसको कहते हैं हम मंडल आयोग, तो सीधे से 2 प्रश्न निकल करके आ गए साहब। मंडल आयोग और काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित। मंडल आयोग, इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और साहब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न जो निकल करके आ सकता है, पूछा जा सकता है, ये पूर्व सीएम है कहां के, बिहार के, यानी बिहार के पूर्व सीएम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा उनकी अध्यक्षता में सदस्य संख्या देख लीजिए 1+5, तो एक तो मंडल साहब हो गए और 5 अन्य सदस्य हो गए हैं। देखिएगा इसकी आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 में, बात वही वापस, कौन है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकार है, NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। और प्रधानमंत्री कौन है, बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है, 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई। यहां पर ये प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए। इनका गठन कब किया, 1 जनवरी 1979 को। रिपोर्ट कब सौंपते हैं, ये वापस रिपोर्ट सौंप रहे हैं 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सौंपी जाती है, किसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा। और यहां जातियों की संख्या बताई है 3743। और कहा कि साहब जनसंख्या में हमारा प्रतिशत कितना है, हमारा जनसंख्या में प्रतिशत है 52%, यानी कि ऐसी जातियों की संख्या 52% है। लेकिन अब मापदंड चेंज कर लिया। देखो मंडल ने वो कोई गलती नहीं की जो काका कालेकर ने की थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी प्रकार का असंवैधानिक मांग कर ली जाएगी तो बिल्कुल निरस्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले क्लियर कर चुका था कि किसी भी विशेष परिस्थिति को छोड़कर आरक्षण 50% से बाहर नहीं जाना चाहिए। 50% एक लिमिट बना लिए। तो अभी कितना परसेंट मिल रहा था, 22.5 तो हो चुका था। अब साहब हमारे काका कालेकर मांग रहे 70% आरक्षण, 70 + 22 मतलब ये तो परसेंटेज चला गया ना साहब 100 के आसपास। तो बाकी सबका क्या होगा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखा है किसने, मंडल आयोग ने। और यहां मापदंड भी चेंज कर दिया साहब, क्या था, शैक्षणिक और सामाजिक के साथ साथ एक चीज और जोड़ दी कि साहब शैक्षणिक आधार पर, दूसरा सामाजिक जो पहले पूर्ववत है, और नई व्यवस्था जोड़ दी साहब आर्थिक आधार पर। यानी ये 3 मापदंड तय किए किसने, मंडल आयोग ने। तो मंडल में और कालेकर में फर्क क्या था, आर्थिक का फर्क था मापदंड के अंदर। अब देखो साहब सिफारिश की जाती है, इसके अंदर सिफारिशें क्या क्या है। देखो पहला तो ये कहता है मंडल आयोग कि चाहे केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर, हमारे लिए यानी ओबीसी का एक अलग से मंत्रालय, केंद्र में भी अलग अलग मंत्रालय, केंद्र में भी और राज्य में भी नहीं, और पृथक पृथक मंत्री भी होने चाहिए। केंद्र और राज्य के अंदर ओबीसी से संबंधित एक मंत्रालय बनाया जाए और उसका पृथक पृथक मंत्री बनाया जाए। अब देखो आरक्षण मांग रहे हैं, बिल्कुल सही मांग रहे हैं। प्रवेश में आरक्षण मिलना चाहिए 27% और नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए कितना, 27%। ये कौन कह रहा है, मंडल आयोग। और एक अच्छी चीज जिसको बाद में संसद ने स्वीकार किया कि साहब जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए।
और भूमि सुधार के नए कानून बनाए जाए। तो इन चीजों को आगे चल करके कहीं ना कहीं सहमति मिलती है। देखिएगा, सिफारिश, प्रवेश और नौकरी में आरक्षण हो गया, मंत्रालय की बात हो गई। उसके बाद में क्या कहा, भूमि सुधार कानून बनाया जाए या उनमें परिवर्तन किया जाए, और जमींदारी प्रथा को समाप्त करो, जमींदारी प्रथा, क्योंकि किसी भी वर्ग के आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े होने का कारण क्या है कि जमींदारी प्रथा, यानी कि कह सकते हैं कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं, और इसी कारण सारा, देखो कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग संघर्ष का यही कारण बताया कि किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार, अन्य वर्ग उससे नाराज होता है और वर्ग संघर्ष होता है। चलिएगा, यहां वर्ग संघर्ष नहीं करेंगे, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। फिर क्या होता है साहब कि 1980 जो कांग्रेस की सरकार आ जाती है, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिनके कार्यकाल के अंदर इस अन्वेषण आयोग का गठन किया गया, अब वो तो चले गए साहब, वापस आ गई कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार वापस इस ओबीसी आयोग की सिफारिशों को नकार देती है, बिल्कुल साहब नकार देती है। फिर देखिएगा 1989 के अंदर सरकार किसकी बनती है, पीएम बनकर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, और वीपी सिंह ताबड़तोड़ 13 अगस्त 1990 को आरक्षण दे देते हैं। कितना परसेंट आरक्षण दे देते हैं, 27%। किसको, ओबीसी को। कहां कहां, नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ये दे दिया गया। देखिए प्रश्न यहां से निकल करके आएगा, सर्वप्रथम 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को किस प्रधानमंत्री के काल में दिया गया, तो वीपी सिंह के कार्यकाल में। लेकिन स्थायी तौर पर किसने दिया, तो वो आगे चल करके आ रहा है, वही प्रधानमंत्री जिसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलवाया है, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस की एक गठबंधन सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री बने थे। चलिएगा देखते हैं अगली घटना क्या होती है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये, और समझने के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा बात करूंगा 1992 की। 1992 प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव कैसी सरकार है इनकी, तो गठबंधन की सरकार है कांग्रेस के साथ में। इन्होंने 27% आरक्षण दे दिया, किसको, ओबीसी को। कहां कहां, नौकरी प्लस प्रवेश, आरक्षण मिल गया साहब। इसके साथ इन्होंने एक चीज और जो काफी लंबे समय से लोगों की मांग थी, 10% ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण दे दिया, 10% आरक्षण। अब देखो आरक्षण की स्थिति क्या होती है, 22.5 ऑलरेडी एससी प्लस एसटी लोग ले रहे हैं, यानी कि आरक्षण का क्राइटेरिया 50% को क्रॉस कर गया, तो आधार मिल गया साहब। अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा, नए नए मोर्चे बनते हैं साहब, बिल्कुल बनेंगे, और यहां पर भी एक मोर्चा बनता है अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के साहब। ये तो बहुत ज्यादा हो गया सब, आरक्षण 50% से बाहर निकल गया, और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहती है विशेष परिस्थितियों में 50% से बाहर नहीं। अब विशेष परिस्थितियां तो ऐसी कोई है ही नहीं, तो यहां पर दो नाम बहुत ज्यादा उभर करके आते हैं। इस मोर्चे के अध्यक्ष कौन है, तो इस मोर्चे के अध्यक्ष हैं उज्जवल सिंह, और एक वकील जिन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बनाया, जिनके नाम से ये वाद भी गिना जाता है, उनका नाम है वकील का इंदिरा साहनी। और आगे चल करके ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को रजिस्टर करवाती है इंदिरा साहनी बनाम भारत, यानी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। याद रखने में ज्यादा तकलीफ नहीं, 92 नरसिम्हा राव, और यहीं पर 92। अब साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें दी जाती हैं, 50% का जो है आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट खुद भी स्वीकार करती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कब देती है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पूरे भारतवर्ष की नजर क्या रहेगा, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट भी फैसले को ज्यादा देरी किए बिना 16 नवंबर 1992 को लाती है। और फैसला क्या आता है, पहला फैसला, ओबीसी को दिया जाने वाला 27% आरक्षण, चाहे वो प्रवेश में हो या नौकरी में हो, बिल्कुल वैध है, दिया जाना चाहिए, यानी सरकार ने जो डिसीजन लिया था सही है, पहला फैसला। दूसरा फैसला, ईडब्ल्यूएस
को 10% आरक्षण जो दिया है वो अवैध है, उसको तत्काल बंद किया जाए। ठीक है साहब। तीसरा फैसला क्या देती है सरकार? तीसरा फैसला देती है, संसद को आदेशित करती है। क्या आदेश करती है? ओबीसी वर्ग के लिए एक संवैधानिक यानी स्थायी आयोग का गठन करो। स्थायी आयोग बनाओ साहब। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी अधिनियम पारित करके। उसके बाद में ओबीसी के संदर्भ में ये 27% हर उस व्यक्ति को नहीं है जिसका संबंध ओबीसी से। ओबीसी यानी काफी सारी कास्ट जो आइडेंटिफाई हुई थी ना, 3300 से ऊपर कुछ कास्ट, सभी के लिए नहीं है। इसके लिए वही मापदंड जो मंडल आयोग ने दिया था, आर्थिक आधार। तो एक नया वर्ड भारत की इस राज व्यवस्था में, एक नया वर्ड सामने आता है। आजकल तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, लोग सब जानते हैं ओबीसी में साहब क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस क्रीमी लेयर वर्ड की अवधारणा को भारत के सामने रखा था। क्रीमी लेयर सुनने में अच्छा लगता है, जाना पहचाना सा शब्द है, लेकिन उसको हिंदी में, क्योंकि प्रश्न वहां से भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साहब मलाई परत। ओबीसी की मलाई परत जो है, मलाई परत बिल्कुल ऊपर की परत, और उसकी क्या सीमा तय की गई थी? इसके लिए एक कमेटी गठित की गई साहब, जिसका नाम रखा गया रामानंदन समिति के साहब। ये क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, मलाई परत है या बिना मलाई परत है, इसकी आप अवधारणा प्रस्तुत करो, इसके बारे में अपनी सिफारिश दो। तो सर्वप्रथम मलाई परत में कौन लोग आते थे? जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए के अंदर हो, यानी 2.5 लाख से कम हो। फिर इसमें परिवर्तन आया, 2.5 से हो गई साहब 3.5 लाख, 3.5 लाख से 4.5 लाख, 4.5 से 6 लाख, और वर्तमान में ये 8 लाख, यानी जिस ओबीसी वर्ग के व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है, यानी उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा। और जो 8 लाख से प्लस इनकम शो करता है या जिसकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है वो ओबीसी में होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। चलिएगा, तो यहां मैंने आपको बता दिया ओबीसी से रिलेटेड कौन कौन से प्रस्ताव रहे, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया। अब बात करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया है तो संसद को एक स्थायी आयोग का गठन करना है और उसको संविधान में भी दर्जा देना है। तो अब जो आयोग बनेगा, पहले जो मैंने बताया ना, तो अब ये आयोग कैसा होगा? संवैधानिक, वैधानिक या संविधानेतर? बिल्कुल साहब, ये जो बनेगा वो बनेगा आपका वैधानिक आयोग। हालांकि उसको फिर संविधान में दर्जा दे दिया तो संवैधानिक आयोग बन गया। अब संसद ने आदेश दे दिया, किसको दे दिया? संसद को आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उसके आदेश की पालना करते हुआ 14 अगस्त 1993 को एक संशोधन किया गया, एक कानून लाया गया। संशोधन नहीं कर रहे, कानून लेकर के आ रहे, अधिनियम पारित कर रहे संसद के अंदर, और उसका नाम दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। ये एक अधिनियम पारित किया संसद के अंदर और फिर एक आयोग का गठन हो गया। तो अब ये कैसा आयोग बन गया? संवैधानिक आयोग। देखिए साहब, स्थिति वही है, 1+1+3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, जिसमें से एक महिला। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, 3 साल का कार्यकाल होगा, और साथ ही साथ अनुच्छेद 342D के अंदर उसे भी दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन 2018 इसके द्वारा संवैधानिक दर्जा, और कहां मिलेगा? वहीं मिलेगा 338 ख के अंदर। देखिएगा, एक बार वापस समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आदेशित किया तो संसद ने 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया 1993, जिसके तहत एक आयोग का गठन हो गया। लेकिन वो वैधानिक आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 102वां संविधान संशोधन 2018, और कहां स्थान मिला? 338 ख के अंदर। तो वर्तमान में 338 ख क्या है? एक ओबीसी आयोग। ठीक है साहब। इसके बाद में बात करेंगे अपन 334D की। ये वो अनुच्छेद है जो इस ओबीसी आयोग को क्या दर्जा देता है? इसको ओबीसी ना कहकर के एनसीबीसी कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट। ठीक है साहब। तो 334 में क्या व्यवस्था है कि साहब वही, इसे भी क्या अधिकार मिले? दीवानी न्यायालय के समान, दीवानी न्यायालय के समान अधिकार मिल गया। और उसके बाद में क्या स्थिति बनकर के आती है कि साहब इसमें भी 3
एक सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या मिलेगा, राष्ट्रपति द्वारा ये मिल जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी ये देखिएगा 342 है, अनुच्छेद संख्या 342, ओके सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 342 अनुच्छेद के अंदर दीवानी न्यायालय का अधिकार प्राप्त हो जाता है किसको, ओबीसी आयोग को। अब सबसे लेटेस्ट जो चर्चा का विषय रहा है बहुत ज्यादा, जिसको पीवी नरसिंहा राव ने दे दिया था आरक्षण, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जिसे निरस्त कर दिया, लेकिन अब विशेष परिस्थितियां बन चुकी हैं और उसी क्रम में एक नया आरक्षण EWS, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ठीक है साहब। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केवल सवर्णों के लिए आरक्षण है, न SC है, न ST है, न OBC है, केवल सवर्ण, जिनको सवर्ण जातियां माना जाता है उनके लिए आरक्षण। तो वहां सामाजिक पिछड़ापन या शैक्षणिक पिछड़ापन आधार नहीं है, पिछड़ापन क्या है, आर्थिक आधार। देखिएगा तो इसके लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं है। 103वां संविधान संशोधन 2018 रिसेंट घटना है ये, और इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कब किया गया, 14 जनवरी 2019 में लागू। और इसी वजह से जितने भी एग्जाम अभी हमारे होने थे, जिसमें रीड एग्जाम भी शामिल है, उसकी डेट को डिले किया गया, क्योंकि EWS के जो कैंडिडेट है उनको दोबारा फॉर्म भरने का समय दिया गया। ये रिसेंट घटना है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण। देखिएगा अब जो अनुच्छेद है 15 और 16, 15 और 16 क्या कहता है, 15 कहता है कि साहब भेदभाव नहीं, अवसरों की समानता की बात करता है। तो यहां प्रवेश में 15, 4, 5 और 6 तीन चीजें मैंने पहले क्लियर करी थी आपको जब अनुच्छेद बताए थे। तो यहां 15(6) के अंदर EWS कैंडिडेट को 10% आरक्षण किसमें, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में, और 16(6) यानी नौकरी में भी आरक्षण कितना परसेंट, 10% किसको, EWS को। यह व्यवस्था वर्तमान में लागू है, ठीक है साहब। अब देखो मापदंड केंद्र सरकार ने तय किए और राजस्थान सरकार ने तय किए, कुछ परिवर्तन है, कुछ अंतर है। केंद्र स्तर पर क्या मापदंड है, केंद्र पर 8 लाख से कम होगी वार्षिक आय से कम, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और मकान जो आवासीय मकान है गांवों में 1000 स्क्वायर फीट से कम, और शहरों के लिए क्या है, 200 स्क्वायर फीट से कम का मकान। और ये 8 लाख वाली कंडीशन तो है ही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सारी माथापच्ची मिटा दी है। 200 गज स्क्वायर फीट की जगह गज, ठीक है ना, 200 गज स्क्वायर का या उससे कम का मकान होना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने सारे झंझट से मुक्ति करवा दी है और एक ही क्राइटेरिया रखा है, और वो क्राइटेरिया क्या है, चाहे शहर हो या चाहे गांव, राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही नियम है, 8 लाख से कम वार्षिक आय। तो देखिएगा ओबीसी वर्ग के लिए भी वही है, नॉन क्रीमी में कौन आएगा, और क्रीमी जिसकी 8 लाख से इनकम अधिक है, नॉन क्रीमी यानी जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम, वो नॉन क्रीमी अधिक वो क्रीमी यानी आरक्षण का फायदा उसे नहीं मिलेगा। और EWS में भी वही व्यक्ति आएगा जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। तो देखिएगा यहां एक नया बिंदु था सामाजिक न्याय, जिसको मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी तथ्य हैं और जहां से भी प्रश्न निकल करके आएगा, और देखिएगा नया टॉपिक हमेशा हर एग्जाम के अंदर 2 या 3 प्रश्न लेकर के आता है। निश्चित तौर पर यहां से भी 2 और 3 प्रश्न निकल करके आएंगे। जितने भी आयोग हैं उनके गठन से रिलेटेड, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति कौन थे काका कालेकर के समय, मंडल के समय, सिफारिशें क्या थी, कितनी जातियां बताई थी, आधार क्या रखा था, सिफारिशें कौन सी दी थी, एक इंदिरा साहनी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उज्जवल सिंह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन सारी चीजों को एक बार इस वीडियो को देखने के पश्चात दोबारा जरूर देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। और कोशिश जो मैंने की है और अपेक्षा जो मैं आपसे कर रहा हूं, आप उस पूरे वीडियो को देख करके हर कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे, और एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आप उत्तर तक पहुंचेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मनोज पवार आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।